नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ईशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM 4K TV के प्रोग्राम नाज़बरदारियां में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाज़रा का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवालात के जवाब देने के लिए, उन पर अपना बिलुक तज़िया करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर सीनियर कॉलम निगार तज़ियाकार अदरीस नासा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, पाक अफवाज, सरकारी मुलाजमीन और दीगर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने सैलाब ज़िंदगान के लिए जो इमदादी कार्रवाई का अमल शुरू किया था, उसके बाद देखा जा रहा है कि पाकिस्तान तिबी कॉन्फ्रेंस भी इस अमल में मैदान में आ चुकी है और वो भी सैलाब ज़िंदगान से जो मुतासरीन हैं उनके लिए इमदादी कैंप, उनके लिए राशन, अदविया और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए चीज़ें जो हैं और सामान इकट्ठा कर रही हैं और उन्हें फराहम करने की कोशिश करने जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि आपने बात कही थी कि इस मुश्किल वक्त में पूरी कौम को एक पेज पर इकट्ठे होना चाहिए, तो आप क्या कहते हैं कि ये एक खुशाइंद अमल है? ये खुदा का फजल। पहली बात तो ये कि मैंने बार बार ये कहा था जब इमरान खान साहब जलसे कर रहे थे, उस वक्त मैंने कहा कि हमारा कोई मकसद नहीं होता किसी पर तनकीद करना, हम तो तनकीद पर इस्लाह करते हैं ना। मतलब वो शहबाज शरीफ साहब अच्छा काम करेंगे तो हम उसे अच्छा कहेंगे, अगर वो बुरा काम करेगा तो उसे बुरा करेंगे। इस वक्त पूरी कौम मतलब पूरी कौम से मतलब ये कि अगर वो मेरे भाई सफर कर रहे हैं, उनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है, उनका ताल्लुक सिंध से है, उनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, या उनका ताल्लुक के से, जितने भी लोग हैं अगर वो सफर कर रहे हैं, इंग्लिश वाला भी और उर्दू वाला भी, अगर वो सफर कर रहे हैं तो क्या मैं अपने घर में बैठूं, मैं सुकून से बैठूं? मैंने उस वक्त कहा था कि इमरान खान साहब को अपनी सियासत होती रहेगी, अगर भाई अवाम सलामत रहे तो बादशाह सलामत रहेंगे ना, वरना बादशाह सलामत कहाँ रहेंगे? तो अवाम का सलामत रहना बहुत जरूरी है। खुदा का लाख शुक्र इमरान खान साहब को इस बात की समझ है, उन्होंने अपने जलसे मौकूफ किए, फिर वो बैठे टीवी पे और उन्होंने फंड्स इकट्ठे किए, 5 अरब से ज्यादा इकट्ठे कर लिए। और अब शुनीद है, अल्लाह करे ऐसा हो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमने कल के प्रोग्राम में कहा था ना, मैंने कहा था कि अमेरिका में जो पार्टीज अपने नामजद कर देती है ना कैंडिडेट्स, उनको कहती है कि आप फंड इकट्ठे करें इस मुल्क और कौम के लिए। जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा फंड्स इकट्ठे कर लेता है वो सदारती उम्मीदवार होता है। ये अमेरिका का रूल है उसकी डेमोक्रेसी का जी। अच्छा, हमारे यहाँ एक मुसीबत आ गई है, एक आफत आ गई है, तो भाई आप यहाँ दौड़ लगा के दिखाए ना, हमें पता चले कि कौन लीडर कितना पॉपुलर है। बड़े बड़े जलसे करने से, बड़ी तकरीरें करने से, एक बंदा 3 घंटे तकरीर कर लेता है और जनाब उसने बड़ा मजमा इकट्ठा कर लिया था, भाई ये तो कोई बात नहीं। अब पता चलेगा, अब पता चला कल जो खबरें आई हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 6 घंटों में 1 खरब 30 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। यानी कि इमरान खान साहब ने सिर्फ 5 अरब इकट्ठे किए और पीपल्स पार्टी वाले दावा कर रहे हैं कि हमारे कायद ने, यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 1 खरब 30 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए। ईशा, अगर तो ये सच है, जितने पैसे उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं उससे अल्लाह के फजलो करम से सैलाब ज़िंदगान समझ लीजिए कि उनकी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। एक दोस्त है मेरे, रफीक शाकिर साहब, आज उन्होंने फोन किया, उन्होंने फोन करके कहा, उन्होंने कहा जी कि खुदा का फजल है कि आप पिछले 4-5 दिन से हमारे प्रोग्राम मुसलसल देख रहे थे। उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा खुदा का फजल है कि आप प्रोग्राम कर रहे थे और जो आप कह रहे थे कि पूरी कौम एक पेज पर हो, सारे शोबा जिंदगी और सियासतदान, बिलखुसूस सियासतदानों ने इसे सीरियसली नहीं लिया था इब्तिदा में, किसी भी पार्टी के, इवन हुकूमत ने सीरियसली नहीं लिया था। उन्हें यह था बस पानी आया बह के चला गया, जैसे रूटीन में होता है। लेकिन मैं बार बार कह रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा सैलाब और ऐसी तबाहकारी नहीं देखी जी सर। अब कौम इकट्ठी हुई है और मैं बता रहा था कि मेरे दोस्त ने कहा, उन्होंने कहा जी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, आपके तसव्वुर से ज्यादा इस दफा पैसे इकट्ठे हो गए। ईशा, जब 2005 में ज़ल्ज़ला आया था, उसके बाद पूरी दुनिया ने जो हमारी इमदाद की थी ना, जितने लोग मुतासिरीन हुए थे उन पे अगर वो सारे पैसे खर्च होते तो जैसी जिंदगी वो पहले बसर कर रहे थे उससे 10 गुना बेहतर जिंदगी बसर कर सकते थे। इतने पैसे इकट्ठे हुए थे, इतनी इमदाद हुई थी आलमी सतह पे और मुल्की सतह पे भी। अब जो इमदाद हुई है ना, जितने पैसे इकट्ठे हो गए हैं, सिर्फ ये तो 2 हमारे सामने है ना कि बिलावल भुट्टो साहब ने किए, हुकूमत ने थोड़े से किए, पाक आर्मी ने कहा कि जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनके पूरी 1 माह की तनख्वाह और जो मतलब सिपाही हैं, फौजी हैं, उनके 2 दिन की तनख्वाह जो भी उन्होंने क्राइटेरिया मुकर्रर किया, उसकी बात नहीं कर रहा। जो लोगों ने फंडिंग की है उसके बाद अगर इन लोगों तक पैसे पहुंच जाए जो मुतासिर हुए, याद रखिएगा वो अपनी जिंदगी से जो पहले जिंदगी बसर उससे 10 गुना बेहतर जिंदगी बसर। इतने पैसे इकट्ठे हो गए, इस कौम में इतना जज्बा अगर ये फंड्स देने पे आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उन तक चीजें पहुंचती नहीं है, हर दफा लूट मार होती है। और अब आते हैं, जब आपने फरमाया कि पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस ने जनाब उनके जो लीडर हैं प्रोफेसर हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब, उन्होंने ये फैसला किया अपने रफका से मिलकर, तो गुजरांवाला डिवीजन में
डॉक्टर शौकत अली चौधरी साहब हैं और हकीम ज़ियाउल्लाह फतेहगढ़ी और उनकी टीम है, उन्होंने ये फैसला लिया है कि हमने कैंप लगाने हैं और सलाम मुतासिरीन के लिए उनके लिए अशया खुर्दोनोश इकट्ठी करनी है। ये बहुत ज़रूरी था, बहुत अच्छी बात है। देखिए ये मसीहा हैं, तो ये हाँ डॉक्टर शौकत अली चौधरी साहब ने फैसला किया है कि उन्होंने उनका जो राजपूत होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है और सुल्तान तिबिया कॉलेज है और पाकिस्तान तिबी कॉन्फ्रेंस, उनके इश्तराक से मिलके ये सलाम मुतासिरीन के लिए अशया खुर्दोनोश भी इकट्ठे करेंगे, उनके लिए बिस्तर भी इकट्ठे करेंगे, कपड़े भी इकट्ठे करेंगे, मतलब जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं। ये बहुत बड़ा काम है जो हम बार बार कह रहे थे। खुदा का शुक्र है कि तमाम शुबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उसमें शामिल हो गए, और यही तो इंसानियत है। यही तो हम कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु फरमाया था ना कि मेरी जो उम्मत के मुसलमान है ये एक जिस्म की मानद है, पूरी उम्मत एक जिस्म की मानद है। तो सारे लोग, अब जिस्म के किसी हिस्से को भी तकलीफ हो तो आप ही को महसूस होती है ना, भाई उंगली में तकलीफ हो तो आप चैन से सो सकते हैं, बेशक वो एक उंगली है। तो अब आपको तकलीफ पहुंचे, किसी को तकलीफ पहुंचे, सिंध के किसी हारी को तकलीफ पहुंचे, जब आप दर्द महसूस करें तो समझ आए कि आप एक जिस्म में ढल चुके हैं। तो खुदा का लाख शुक्र के पाकिस्तान तिब्बी कौंसिल तक भी ये मैसेज पहुंचा और उन्होंने भी ये फैसला लिया है कि हमने सैलाब ज़िंदगार की मदद करनी है। उसमें शायद एक और बड़ी अहम बात है, पाकिस्तान तिब्बी कौंसिल और पाकिस्तान होम्योपैथिक कौंसिल जो है उनसे मेरी एक अपील है, डॉक्टर शौकत अली चौधरी साहब की वसादत से, हकीम ज़ियाउल्लाह फतेहगढ़ी की वसादत से, और प्रोफेसर अहमद सलीमी साहब तो हमारी गुफ्तगू सुनते हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इस वक्त बिलाशुबा उन्हें ज़रूरत है, उन लोगों को खुराक की भी ज़रूरत है, उन लोगों को कंबल की ज़रूरत है, उन्हें चारपाइयों की ज़रूरत है, हर तरह की बिस्तर की ज़रूरत, और छत के लिए कोई ना कोई खैमे की ज़रूरत है। उन लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा वहाँ पे, जैसे मैंने कल भी कहा था, जल्दी अमराज फूट पड़े हैं और बहुत सारी बीमारियां हैं, बुखार में तप रहे हैं, उन लोगों के लिए अच्छा ये तो हैं ही इस शोबे से ताल्लुक़ रखना है, तिब से मुतल्लिक़ हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और हुक्मा हैं। इनको चाहिए कि अपनी टीमें तैयार करें और मुतासरा इलाकों में वो जाके एक हफ्ते के कैंप लगाएं, वहां जाके उनके लिए मुफ्त अद्वियात लेके जाएं, होम्योपैथिक की भी और एलोपैथिक की, जो भी करते हैं वो उनके पास अद्वियात लेके जाएं, उन लोगों का इलाज करें। ये बहुत जरूरी है उन तक खुराक पहुंचना, लेकिन वो लोग इस वक्त बहुत सारे अमराज का शिकार हैं। मैंने कल भी अर्ज किया था कि मेरे दोस्त जैसे खालिद तारड़ वगैरह सारे लोग, डॉक्टर खालिद तारड़, वो वहां पहुंचे हुए हैं और वो मदद कर रहे हैं। मैंने उस प्रोग्राम में अप्रिशिएट किया था कि उन्होंने एक छोटी सी बच्ची को, 3-4 माह की बच्ची थी, वो पानी में बह गई और उसके अंदर इतना पानी चला गया था कि वो सांस नहीं ले पाती थी। डॉक्टर्स ने रात गए उसको, डॉक्टर खालिद तारड़ वगैरह लोगों ने, उन्होंने उसे बचाया और मैंने उसे अप्रिशिएट किया था। और मैंने डॉक्टर साहब को फिर मैसेज किया, मैंने डॉक्टर साहब जवान डॉक्टर है, अभी शादी भी नहीं उनकी हुई, तो मैंने कहा था कि यार मैं आपके जज्बे को सलाम पेश करता हूं कि आपने उस सैलाब आफतज़दा इलाके में जाके, आप जवान डॉक्टर्स वहां जाके अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो तमाम उन डॉक्टर्स को, तमाम उन नर्सिस को और पैरामेडिकल स्टाफ, जितने भी लोग जिन इलाकों में गए और खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, उनके लिए मेरा तो सल्यूट है। जैसे हम अपने फौजी जवानों को सल्यूट करते हैं ना कि फौज हमारी पाक आर्मी ने ये बीड़ा उठाया है कि वो काम कर रहे हैं, इसी तरह हम उनके लिए भी जो डॉक्टर्स वहां जाके काम कर रहे हैं उनको भी हमारा सलाम है जी सर। लेकिन ईशा, मैं अब पाकिस्तान तिब्बी कौंसिल और होम्योपैथिक कौंसिल से उनसे गुजारिश करूंगा कि आप भी अपने डॉक्टर्स को, अपने हुक्मा को उन मुतासरा इलाकों में भेजें, वहां जाके वो कैंप लगाएं और लोगों का इलाज करें। उन लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज जो कथारसिस है वो क्या है कि उनके पास कोई एक तबीब पहुंच जाए और जाके उसे बताया कि आपको तो कुछ भी नहीं, आप तो बिल्कुल ठीक होने वाले हैं, आप आपने बस ये एक टैबलेट लेनी है और उसके बाद आप ठीक हैं। उन लोगों को इस वक्त एक डॉक्टर की, एक मसीहा की अशद जरूरत है जो उनका कथारसिस कर सके। वो इस वक्त शदीद नफ्सियाती दबाव में, आप देखिए ना कि एक बंदा पानी में गिरा है, उसके चारों तरफ पानी है और उसे पता ही नहीं है कि अगले लम्हे मैंने जिंदा रहना है कि नहीं रहना। तो उन लोगों को जाके कोई बंदा जब उसको तसल्ली देगा, उसका कथारसिस करेगा और उसे बताएगा कि कोई बात नहीं है, तुम जिंदा हो और तुम जिंदा रहोगे, अभी आपने पाकिस्तान के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है, तो ईशा कोई शुबा नहीं है कि वो लोग जो है वापस जिंदगी में आ जाएंगे। इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि उन लोगों का कथारसिस किया जाए और उनका पूरे प्रॉपर तरीके से उनका इलाज किया जाए। मैं पाकिस्तान तिब्बी कौंसिल के इस इक़दाम के साथ कि वो सलाम मुतासरीन के लिए उठे हैं, पूरे मुल्क में कैंप लगा रहे हैं और वो मुतासरीन के लिए अमदादी सामान इकट्ठा कर रहे हैं, वो अशया खुर्दोनोश भी हैं, उसमें कंबल भी हैं, उसमें सब कुछ है, जो कपड़े भी हैं जो वो उन तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि अफरादी तौर पर उनके पास पहुंचा जाए और उनके इलाज मुआवजे के लिए बेहतर से बेहतर सहूलियात दी जाए। होम्योपैथिक डॉक्टर जो होते हैं या हुक्मा जो हैं, आप याद रखिएगा, जो हमारे MBBS डॉक्टर्स हैं, अगर वो रेशो देखी जाए तो शायद वो पाकिस्तान के 5% लोगों को भी कवर ना कर पाए। ये डिस्पेंसर्स हैं,
ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں اور حکماء ہیں جو آپ پاکستان میں جو لوگوں کو مسیحائی کر رہے ہیں, تو ایم بی بی ایس ڈاکٹرز ہیں بہت کم پڑھتے ہیں. جتنی ہماری آبادی ہے نا, ہم 22 سے 25 کروڑ کے لوگ ہیں پاکستان میں جی. تو جو ہمارے مسلم ڈاکٹر ہیں ایم بی بی ایس, اگر وہ دیکھا جائے تو 5% لوگوں کے لیے وہ ناکافی ہے. 5% لوگوں کے لیے میں زیادہ ریشو بتا رہا ہوں, اور میں ذمہ داری کے ساتھ یہاں بات کرتا ہوں جو آپ کے پروگرام میں بات کیا کرتا ہوں. اگر ان پہ ڈیپینڈ کیا جائے تو وہ تو 5% آبادی کے لیے ہیں جو ایم بی بی ایس ڈاکٹرز ہیں. تو ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور حکماء, ان کو باہر نکلنا ہوگا, ان کو کیمپ لگانے ہوں گے ان علاقوں میں جا کے, یہاں پہ بیٹھ کے نہیں, پریکٹیکلی وہاں جانا پڑے گا. یہ مشکل کام ہے, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ یہاں بیٹھ کے ان کے لیے راشن اکٹھا کر سکتے ہیں, ان کے لیے دیگر اشیاء ضروریہ اکٹھی کر سکتے ہیں, لیکن ان تک پہنچنا بہت ضروری ہے. آپ فزیکلی ان تک پہنچے, ان کو جا کے تسلی دیں, ان کو پتہ چلے کہ ہمارے ملک کے ڈاکٹرز, اور یہ وقت ہے جب آپ اپنا اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. ہومیوپیتھک ڈاکٹرز جو ہیں انہیں اپنے آپ کو منوانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچے اور یہ ثابت کریں کہ ہومیوپیتھک جو میڈیسن ہے, یہ جو تاثر ہے کہ ہومیوپیتھک بہت دیر بعد اثر کرتی ہے, اس تاثر کو زائل کریں. ان لوگوں کو فوری طور پر ریلیف چاہیے جو جلدی امراض یا سانس کی بیماریوں میں زیادہ مبتلا ہوں گے نا. وہاں آپ دیکھیے نا, نمی کا تناسب بہت زیادہ ہے ان علاقوں میں جہاں بارش بہت زیادہ ہوتی ہے, نمی کا تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے, اور ان علاقوں میں پھر سانس لینا اور بھی دشوار ہوتا ہے. جی سر. وہ لوگ جو شدید مشکلات میں اور ذہنی کرب میں, ان کے لیے تو سانس لینا ویسے بھی دوبھر ہو جاتا ہے. تو ان علاقوں میں ڈاکٹرز کم پہنچنا, اور اس حوالے سے میڈیسن ان کے پاس ہونی چاہیے. 4-5 بیماریاں کامن سی, وہ کون سا بیچارے دل کے امراض میں مبتلا ہیں جن کا وہاں جا کے آپریشن کرنا ہے اور ان کے پاس فیسلٹیز نہیں ہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹرز نے جا کے لوگوں کی 4-5 امراض کا علاج کرنا ہے. ایک تو جلدی امراض ہیں جو پھوٹ پڑے ہیں وہاں پانی کی وجہ سے, دوسرا سانس کے پرابلمز ہیں, بخار ہے, نزلہ زکام ہے, یہ بنیادی جو سر درد وغیرہ, ان کی جو میڈیسن ہے ایک تو بہت سستی بھی ہے, آسانی سے پاکستان طبی کانفرنس اور پاکستان ہومیوپیتھک کانفرنس آسانی سے وہ سارا کچھ افورڈ کر سکتی ہے, اور اس سلسلے میں مہیا حضرات کی مدد بھی لی جا سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان طبی کونسل نے جیسے یہ قدم اٹھایا, جیسے یہ بیڑا اٹھا لیا ہے کہ ہم نے اسلام متاثرین کی مدد کرنی ہے, تو انہیں چاہیے کہ ذرا ایک سٹیپ آگے جا کے حکیم پروفیسر محمد احمد سلیمی صاحب اور ان کے رفقا ہیں جو گجرانوالہ ڈویژن میں کام کر رہے ہیں, جناب ڈاکٹر ضیاء اللہ فتح گڑھی, ڈاکٹر شوکت علی چوہدری صاحب, یہ ذرا ایک سٹیپ آگے بڑھے اور اپنی فیلڈ کے حوالے سے لوگوں کی خدمت کریں. یہ بہت بڑی نیکی ہے, بہت بڑا صدقہ جاری ہے, یہ ان کی دنیا اور آخرت کی سنوار سکتا ہے. تو اس پہ بھی توجہ دیں آج کے پروگرام میں ان کے لیے, اور پورے پاکستان میں جہاں جہاں ہومیوپیتھک اور ڈاکٹر حکماں بیٹھے ہیں پورے پاکستان میں اور ہماری بات سن رہے ہیں, ان سب کو میرا میسیج ہے کہ وہ اپنے اپنے طور پر نکلیں. اور صرف لوگوں کے لیے اس وقت خوراک اکٹھا کرنا, اس میں پورے پاکستان کی تنظیمیں جٹی ہوئی ہیں نا, وہ لے رہی ہیں ان کے لیے. تو اس وقت سب سے جو ضروری ہے وہ ہے لوگوں کے علاج معالجے کا خیال رکھنا. تو یہ چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلس بنائیں, چھوٹی چھوٹی ڈسپینسریز بنائیں متاثرہ علاقوں میں جا کے, اور لوگوں کی فزیکلی یہ مدد کریں. یہ اس سے کہیں بڑا کام ہے, اور اللہ کا فضل کہ پوری قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے. لوگ اب فنڈز دینے بھی شروع ہو گئے ہیں اور وہاں تک پہنچنا بھی شروع ہو گئے ہیں. اور وہاں جو لوٹ مار ہو رہی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر انتظامیہ اپنا کردار ادا کرے. اور میں دوسری بات بتانا بھول گیا کہ حکیم ہمارے دوست نے مجھے ایک بات کی, انہوں نے کہا جی کہ جو اشیاء خرد و نوش مہنگی ہوئی ہیں ان علاقوں میں. اچھا, سیلاب سے جو متاثر ہیں وہ تو متاثر ہیں, جن علاقوں میں سیلاب نہیں ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں پہ ہم زیادہ متاثر ہوئے ہیں. وہ چیز جو 50 روپے کلو تھی وہ 450 روپے کلو ہو گئی, اس میں 400 روپے کلو کا اضافہ ہو گیا. ٹماٹر 950 روپے کلو ہو گئے, اور شملہ مرچ اور دوسری جو چیزیں وہ 800-900 روپے کلو کی بک رہی ہیں. تو کوئی بھی چیز سبزی ایسی نہیں ہے جو 300-400 روپے پہ نہ پہنچی ہو. تو ہم بھی تو متاثر ہوئے نا. ایک میرا جملہ ہے کہ اگر ڈی سی صاحبان, اے سی صاحبان اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتے تو وہ استعفے دے دیں. اس بات کو سبھی نے نظر انداز کیا ہے کہ ہماری جو ضلعی انتظامیہ ہے, فوڈ پرائس کنٹرول کمیٹیز جو ہیں وہ بری طرح سے ناکام ہوئی ہیں. اگر ڈی سی صاحبان, اے سی صاحبان اپنے اپنے اضلاع میں, اپنے اپنے شہروں میں کنٹرول نہیں کر سکتے, بھائی آپ کی ساری توجہ ہوگی کہ جا کے آپ نے سیلاب زدہ لوگوں کی مدد کرنی ہے. کیا آپ کو اس بات یہ نظر نہیں آ رہا؟ اچھا, ہمارے پاس تو پیاز, آلو, ٹماٹر یہ وافر مقدار میں سٹور ہوتے ہیں, ہمارے پاس غلہ وافر مقدار میں سٹور ہوتا ہے. بھائی آفت آئی ہے ایک علاقے میں, تو شہری علاقوں میں کیوں ساری چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں؟ کبھی غور کیجئے گا اس بات پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈی سی صاحبان, اے سی صاحبان اس حوالے سے نااہل ثابت ہوئے کہ وہ کام نہیں کر رہے. اس دوست نے تو اس سے اگلا جملہ بھی کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اگر نالائق لوگ ہی لگانے ہیں تو میٹرک پاس اور مڈل فیل آپ ڈی سی لگا دیں, وہ بہتر پرفارم کر کے آپ کو دکھا دیں گے. تو اگر یہ سی ایس پی آفیسر جو ہیں, اتنے قابل آفیسر جو ہیں, اتنی اپنی قابلیت کے ساتھ اتنے اختیارات ہیں ان کے پاس,
اگر سارے اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ ذخیرہ اندوزی کو اور یہ گراں فروشی کو ختم نہیں کر سکتے, ملاوٹ کو ختم نہیں کر سکتے, تو انہیں اپنے عہدوں پہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. اس بات پر بھی فوکس کرنا چاہیے. اور شہباز شریف صاحب خود کو بہت بڑا ایڈمنسٹریٹر کہتے ہیں, بلا شبہ اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. پنجاب میں پرویز الہی صاحب ہیں, وہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں, بڑے ویژنری ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. بھائی آپ دونوں لوگ نااہل ثابت ہوئے ہیں, اس مشکل وقت میں آپ کچھ بھی نہیں کر پائے. آپ نے رتی برابر کہیں ہمیں گورننس نظر نہیں آئی, ایڈمنسٹریشن نظر نہیں آئی. تو اگر آپ لوگ قابل ہیں تو یہاں پتہ چلنا چاہیے شہروں میں اشیاء خرد و نوش پر آپ کی گہری نظر ہونی چاہیے. اور جو لوگ سیلاب سے متاثر نہیں ہیں وہ مہنگائی سے متاثر ہوئے ہیں. آپ لوگ اپنی ایڈمنسٹریشن, اپنی گورننس کو ثابت کیجئے اور ڈی سی اوز پہ کڑی نگرانی کیجئے. انہیں کہیے کہ اشیاء خرد و نوش ان کی قیمتوں پر اور ان کی صحت پر, یعنی کہ وہ ملاوٹ سے پاک ہو, اس پر دھیان دینا بہت ضروری ہے. ورنہ پھر جو لوگ سیلاب سے متاثر نہیں ہوئے وہ لوگ بھی اپنی صحت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اپنے پیسوں سے تو ہاتھ دھو ہی رہے ہیں وہ لوگ. جی ناظرین, آپ نے ہمارے سینئر تجزیہ کار کی گفتگو سنی. امید ہے آپ کو آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنی میزبانی شرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.